हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विजय और आज हम बात करेंगे हमारी जो सीरीज़ चल रही है क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसके लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे, जिससे कि आप आज जो हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बारे में डीपली जान पाएँ। इससे पहले मैंने आई थिंक 5 या 6 वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, तो जाके उन वीडियोज़ को देखिए और जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए। जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स आपको कराए उनको प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्लियर होंगी, राइट। क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक 20 से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे या फिर कहीं से भी आपने कोई टॉपिक उठा लिया, कहीं से भी आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दोगे, तो वो एक रॉन्ग तरीका है पढ़ने का। जब भी आप स्टडी करो एक सिस्टमेटिक तरीके से करो। अगर आपने चैप्टर उठाया है तो जो भी आपका एक सीरीज़ है, एक सीक्वेंस होता है चैप्टर का, उसको फॉलो करिए। चलिए आज के इस लेक्चर में बेसिकली समझने क्या वाले हैं, बेसिकली हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है। इस लेक्चर में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसको एक्सपीरियंस कैसे करते हैं और उसको मेज़र कैसे करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, फिजिक्स में आपको पता है इट्स अ मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, तो आपको उसको मेज़र करना पड़ेगा। ओके, देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे एट द एंड ऑफ द लास्ट में। मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। पहले स्टार्टिंग में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ में हम करेंगे क्वेश्चन का डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग है और ये पूरा चैप्टर इतना अच्छा वेटेज रखता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आप इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप मुझे बताओ फील्ड क्या होता है। सबसे पहले इसके नेम से स्टार्ट करेंगे। फील्ड क्या होता है? तो फील्ड का मतलब होता है कोई भी एरिया, कोई भी स्पेस या इन जनरल कोई भी सराउंडिंग का स्पेस, ठीक है। अब फील्ड आपको पता है, ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड आप पढ़ के आ रहे हो। देन इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? चार्ज। फील्ड का मतलब क्या हो गया बेटा? कोई भी एरिया या कोई भी रीजन जहाँ पे आप बैठे हो, आपके आसपास का जो एरिया है उसको हम लोग फील्ड बोल देते हैं इन जनरल, ओके। और इलेक्ट्रिक वर्ड का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग ये हो गया किसी भी चार्ज के अराउंड जो एरिया है, जहाँ पे उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हैं उनको हम अगर एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक बात है। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपके सपोर्ट के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा, अगर मैग्नेट के पास आप एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पे आप दूसरी मैग्नेट रखोगे तो वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है विदाउट कॉन्टेक्ट, तो वो उसकी फील्ड में लाई करता है। तो मैग्नेट के बाहर का जो रीजन जहाँ पे हम लोग एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की है, तो अर्थ क्या करती है? सारी चीज़ों को अपनी सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, ओके। तो अर्थ के बाहर का वो रीजन जहाँ पे जितनी डिस्टेंस तक, जितनी लिमिट तक आप अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर पाओ, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही आप समझ लो चार्ज के, एक मिनट, चार्ज की आसपास का जो एरिया जहाँ पे हम उसकी वजह से होने वाले इफेक्ट्स को या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक बात है। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है। यहाँ पे क्या है? द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाई अदर चार्ज। तो मैंने आपको बताया, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, देखो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये मेरे पास क्या है बेटा? एक सोर्स चार्ज है। ये क्या है? सोर्स चार्ज है। तो ये क्या करेगा? अपने आसपास कोई भी ऐसा रीजन क्रिएट करेगा जहाँ पे ये अपने आसपास कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को क्रिएट करेगा, जिसी को हम क्या बोलते हैं? जिसको बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये अपने आसपास एक पर्टिकुलर बाउंड्री में, पर्टिकुलर रीजन में, स्पेस में एक अपने जो इफेक्ट्स हैं, बेसिकली उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मुझे इसको एक्सपीरियंस करना है तो मैं क्या करूँगा? एक दूसरा चार्ज लेके आऊँगा, ठीक बात है। कभी भी जो ये चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो अपनी वजह से होने वाले कोई भी इलेक्ट्रिक
इफेक्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, मतलब जो भी फोर्स लग रहा होगा वो अपनी वजह से कोई फोर्स जो भी लगेगा उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है वो भी आप नहीं कर सकते या एक्सपीरियंस करनी है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए बेटा, एक टेस्ट चार्ज चाहिए। तो हमने क्या किया, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, मतलब ये जो हमारा सोर्स चार्ज है उसकी आसपास का जो एरिया, उसका जो रीजन है आसपास का जहाँ पे इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को आपको एक्सपीरियंस करना है, तो आपने अगर इस चार्ज को रख दिया तो ये क्या करेगा, ये बेटा एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, विच इज के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगी। ये बेसिक फंडा है, इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया बेटा, कूलम्ब्स लॉ को ध्यान करो, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो स्टैटिक चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स है उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक बात है। चलो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे इसके बाद हम इसको मेज़र भी करेंगे। अब कैसे मेज़र करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड का जो एरिया जहाँ पे हम उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक बात है। इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। अब क्वेश्चन आया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया तो उसको मेजर कैसे करेंगे, ओके। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है या ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसको मेजर कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन था। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नया जो क्वांटिटी थी इसको इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, बेसिकली इट्स अ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना है उसको मेजर कौन करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे हम। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे नॉर्मल। आप देखो बहुत सारी बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखा रहता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो वो नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है। तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट। क्यों जरूरत पड़ी इस क्वांटिटी की, क्योंकि साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, मेजर करना है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी थोड़ी, आप केवल उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं बेटा, मैग्नीट्यूड भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, और साथ में उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मीनिंग उसके अंदर डायरेक्शन भी होती है और साथ साथ में उसके अंदर होता है मैग्नीट्यूड, ठीक बात है। चलिए अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बता दिया, इंटेंसिटी बता दिया क्या होता है। अब फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे या मैथमेटिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ वेरी सिंपल, ठीक बात है। इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, या पर यूनिट टेस्ट चार्ज की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले फोर्स निकालोगे, उसको टेस्ट चार्ज पे जितना भी फोर्स लग रहा होगा उसको उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इतनी सी बात समझ में आती है आपको, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए फोर्स निकालो और टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। नॉर्मली अब आप देखो टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, टेस्ट चार्ज का मीनिंग है एक बहुत ही छोटी वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं। इन जनरल बुक्स में आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज ही लिया है टेस्ट चार्ज के लिए, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज का बेसिक एजेंडा होता है क्या है, टेस्ट चार्ज, क्योंकि सोर्स चार्ज तो एक्सपीरियंस करेगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ती है। और टेस्ट चार्ज क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स होता है उसको मेजर कर लेता है या उसको एक्सपीरियंस कर लेता है। अब अगर ये ज़्यादा वैल्यू का हो गया, ये मैंने क्वेश्चन भी पिक किया हुआ है आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में, अगर हमारा टेस्ट चार्ज ज़्यादा वैल्यू का हो गया तो जिस रीजन में हम उसको रख रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा डीप कोशिश करना, आप समझ लीजिए। ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है, ये मेरे पास लेट सपोज इसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरह से अपनी सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ऑलराइट, तो ये क्या कर रहा है, अपने सारी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो ये रीजन है, इसके अंदर कोई भी
क्या रख दूँ, एक टेस्ट चार्ज रख दूँ। तो मैं अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा तो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। और अगर मैं बड़ी वैल्यू का चार्ज रख दूं, अगर मैं बड़ी वैल्यू का टेस्ट चार्ज ले लूँगा तो आसपास रखने की वजह से क्या होता है, इंडक्शन इफेक्ट होता है। और इंडक्शन इफेक्ट की वजह से इस चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ना कुछ चेंज होगा और उसकी वजह से जो एग्जैक्ट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप कहीं ना कहीं मेज़र नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो नहीं मेज़र कर पाओगे, जो रियल इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शायद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, चार्ज को एक छोटी वैल्यू का लेते हैं। जो टेस्ट चार्ज होता है इट इज़ स्मॉल वैल्यू। ओके, इसको नोट कर लो, टेस्ट चार्ज है ये क्या है, टेस्ट चार्ज। फाइन। और ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू का होना चाहिए टेस्ट चार्ज। मैं लिख भी दे रहा हूँ, वेरी स्मॉल वैल्यू का होना चाहिए। नॉर्मली यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज मान के चलते हैं। 1 कूलम का चार्ज ले लेंगे, ये बहुत छोटा चार्ज ले लेंगे तो उसको हम लोग टेस्ट चार्ज मान के चलेंगे। ठीक है, तो वेरी स्मॉल वैल्यू का क्या होना चाहिए कोई चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जिसकी वजह से जो सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब ना हो, ऐसा चार्ज लेना चाहिए। ठीक बात है। अब देखो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैंने आपको एक पैटर्न दिखा रखा है इस पिक्चर में, फिगर में, कि मेरे पास क्या है, 2 चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो वो भी क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा आउटवर्ड रीजन में, मतलब रेडियली आउटवर्ड होगी, इसके पास जो फील्ड होगी इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। ठीक है। अब अगर नेगेटिव चार्ज मैं रख रहा हूँ तो क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी। ठीक है, ये 2 साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखने हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर की बाहर की साइड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो फिर किधर होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी। इन बेसिक फंडामेंटल्स को, साइन कन्वेंशन को आपको न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है। जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक बात है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, नोट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, विच इज़ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मेरे पास अगर पॉइंट चार्ज है और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मैथमेटिकली मुझे फॉर्मूला बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर चार्ज के रीजन में किसी पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले आप देखो मैंने क्या किया है, एक सोर्स चार्ज रखा है। क्या रखा है, सोर्स चार्ज रखा है। तो सोर्स चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब मैं इस पर्टिकुलर चार्ज से r डिस्टेंस पे एक क्या रख रहा हूँ, टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ टेस्ट चार्ज, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करना है, टेस्ट करना है। ठीक बात है। अब जो सेपरेशन है वो आपको नोन है, कितनी है सेपरेशन, सेपरेशन है r। ठीक बात है, r सेपरेशन है। अब मुझे बताओ, हालांकि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ नहीं किया है, तो आप इमेजिन कर रहे ना कि इसके आसपास, इसके सराउंडिंग में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, तो अब मुझे बताओ इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होगा, वो आप कूलम लॉ से निकाल सकते हो। विच इज़ कितना होगा बेटा, विच इज़ हो जाएगा आपका F इक्वल्स टू K कैपिटल Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का, इसको हम अप्लाई भी कर चुके हैं 1000 टाइम। ठीक बात है। अब आप मुझे बताओ, इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बाई फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको अप कर लेते हैं। ओके, बाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाई फॉर्मूला E क्या होता है बेटा, E इक्वल्स टू होता है F बाई Q नॉट। जिस भी चार्ज पे आप निकाल रहे हो, तो मैं अगर टेस्ट चार्ज पे निकाल रहा हूँ तो मैं टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। अगर आप कोई चार्ज ले लोगे तो फिर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, राइट। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ डिवाइड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए। ठीक बात है बेटा, क्या होगा, देखो फॉर्मूला ये हो जाएगा Q नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q नॉट से डिवाइड। मीन्स क्या है, आपके पास Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया। अब जो फॉर्मूला बन रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो क्यों इंटरेस्टिंग है, मेरे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें देखो क्या नहीं आ रहा है, ये आएगा
के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मीनिंग अब इसमें आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देख पा रहे होगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस पे डिपेंड कर रही है। ये केवल डिपेंड कर रही है बेटा एक तो कूलम्बियन कांस्टेंट पे, ठीक है, ये कूलम कांस्टेंट बोल दो, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल दो, कुछ भी आप बोल दो, तो ये कूलम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, उस पर क्या ही डिपेंड करेगी। दैट मीन्स यहाँ से हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं, दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। और कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मीनिंग ये है अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रखा है और ये फिक्स सेपरेशन है, अगर मैं डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा हूँ और मैं इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा हूँ, डबल कर दे रहा हूँ, कभी 3 टाइम कर दे रहा हूँ, कभी 4 टाइम कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो उसी सेम रेशियो में क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मीनिंग अगर हम सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। राइट, इतनी बात ठीक। चलिए, कहीं ना कहीं ठीक बात है। और बीच बीच में आप अगर कोई डाउट आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, साथ में उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाला हुआ है, तो आप उन दोनों को ज्वाइन करके डाउट डिस्कस कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक बात है। यहाँ पे देखो एक और चीज़ आ गई, क्या आ गई, ये आ गया इन्वर्स रिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसको फॉलो कर रही है, ये बेसिकली इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, मीनिंग कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। मीनिंग डिस्टेंस के जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर या इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये रिलेटेड होता है। अगर आप सेपरेशन बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक बात है। हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जो कोलम्बियन फोर्स होता है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक बात है। इतनी दो चीज़ें समझ में आ गई। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना हो तो आपका सीधा फॉर्मूला है E = KQ/R²। जिस चार्ज की वजह से निकालना है वो चार्ज, और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, लेट्स सपोज पॉइंट P लिख लो आप, ठीक है, उस पॉइंट पे सेपरेशन आपको पता होना चाहिए, उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ईजिली आप कैलकुलेट कर पाओगे, और इतना ज़्यादा टफ टास्क नहीं है ये। ठीक बात है, इसको नोट कर लो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और आप स्टार्टिंग लेवल पे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ज़्यादा डार्क हो गया है ना, कई बार रिफ्लेक्टर्स में समझ में नहीं आता है। तो SI यूनिट की बात करेंगे हम, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप मुझे बताओ उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखो, हम लोग एक मिनट, किसी भी क्वांटिटी की जो यूनिट है वो फॉर्मूले से निकालते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है पूरा, आप 11th में चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो उस चीज़ को भी हम समझेंगे। देखो यहाँ पे ये क्या है बेटा, फोर्स है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब चार्ज ही है बेसिकली। तो ये क्या होगा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो ये हो गया मेरे पास इसकी SI यूनिट। ठीक बात है, SI यूनिट किसकी हो गई, न्यूटन पर कूलम। हालांकि एक यूनिट और होती है, वो होती है वोल्ट पर मीटर। तो मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आने वाले कॉन्सेप्ट में जब मैं डिस्कस करूँगा तब मैं उस यूनिट को आपको डेराइव करूँगा। अभी आप बस इसको, जो न्यूटन पर कूलम वाली यूनिट है उसको याद रखो। ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट होती है, वो दूसरे फॉर्मूले से आती है, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आती है। तो जब मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा उसी टाइम में आपको बताऊँगा। आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब यूनिट डेराइव कर लेंगे। ठीक बात है, इसको नोट कर लो। ऑल राइट, सो ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक बात है। चलिए, कम टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ओके, बिहेवियर ऑफ पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हर जगह तो एक जैसा नहीं रहता, ऐसे ही चार्ज कैसे बिहेव करेगा अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें। ठीक बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल तरीका है। ये मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव होगी। अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है विच इज़ यूनिफॉर्म। तो ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी डायरेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बेटा ये है, इधर की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। अब अगर मैं इसमें किसी चार्ज को प्लेस कर दे रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो फिर उस चार्ज पे क्या कैसा चीज़ होगा, कैसे बिहेव करेगा वो। अब हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को रखेंगे तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रख रहा हूँ, तो वो क्या करेगा बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। एक मिनट, अगर मैं प्लस क्यू रख रहा हूँ तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब अगर कंडीशन रिवर्स कर दी जाए, मीनिंग ये कि पॉजिटिव चार्ज ना रख के नेगेटिव चार्ज को रख दिया जाए, तब भी क्या सिचुएशन बनेगी देख लेते हैं। उसमें क्या ही बड़ी बात होगी, है ना। तो ये हो गया हमारे पास एक रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ ऐसी, और हम रख रहे हैं एक फोर्स, उस पर एक चार्ज रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, चार्ज रख रहे हैं, ठीक है। कैसा चार्ज है वो देखो, सिंपल सा चार्ज है, नेगेटिव। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब मुझे बताओ इस चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, वो लगेगा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे लगेगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा बहुत आपने शायद जब 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत आपने देखा हो कि अगर हम लोग किसी कंडक्टर के अंदर बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। वो क्यों मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करते हैं। ठीक बात है, इतना क्लियर बात है। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है कोई डाउट, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो यही चीज़ें मैंने लिख भी दी हैं। व्हेन पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस सोर्स बाय सोर्स चार्ज, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे कैसा फोर्स लगता है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, ठीक है। नोट कर लो उसको। आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा, ओके। यहाँ पे एक वाइस वर्सा वाला टर्म लिखा है, तो कई बच्चों को वो समझ में नहीं आता है। ये लिखा है, नाउ पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन सेम डायरेक्शन। मतलब अगर पॉजिटिव में रखोगे तो सेम डायरेक्शन में, और वाइस वर्सा का मतलब स्टेटमेंट बदल दो। मीनिंग क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव चार्ज को रख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो ये मीनिंग होता है वाइस वर्सा, ठीक बात है। आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अभी इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपने देखा है, जब हम कोलम्बियन फोर्स की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे थे, तो आपने क्या देखा, हमने वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट किया था। वो भी मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से कैलकुलेट करवाया था, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसे ही करेंगे, क्या ही बात होगी। चलो देखते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, सॉरी एक ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, Q4। तो मैंने 4 चार्जेस ले रखे हैं। अब अगर 4 चार्जेस की वजह से, मतलब ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, क्योंकि एक चार्ज की वजह से तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको एक पॉइंट है, ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से अगर आपको निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे Q0 आपने रख दिया। या बेसिकली आप चार्ज पे तो डिपेंड ही नहीं करता, पॉइंट पे देखो। अगर इस पॉइंट पे आपको निकालनी हो एक चार्ज की वजह से, तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है K/Q/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, राइट। बट हमें क्या करना है बेटा, एक चार्ज की वजह से तो निकालनी नहीं है। अब मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हो गए हैं, मल्टीपल चार्जेस हो गए हैं, Q1 हो गया है, Q2 हो गया है, Q3 और Q4 भी हो गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही एक बचता है हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन करने के लिए, ऐसे कंडीशन को एनालाइज करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं Q1 की वजह से फील्ड निकालूंगा, उसको हम लोग इंडिविजुअल फील्ड बोलते हैं। फिर मैं Q2 की वजह से निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा Q3 की वजह से,
और Q4 की वजह से सारे फील्ड्स को निकाल के अलजेब्रिकली या वेक्टर क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, वेक्टोरियली सम अप कर देंगे इनको। ठीक बात है, तो वही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, कैसे इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, जो बच्चे बोर्ड में हैं, जो बच्चे क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख दोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस। तो अगर आपको किसी फील्ड पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, तो आप इंडिविजुअल फील्ड निकाल के उनको वेक्टोरियली सम अप कर सकते हो। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास ये हो गया, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहा हूँ तो मेरे पास कितने चार्ज है बेटा, Q1, इसका सेपरेशन आप मान लो R1 है। इस पॉइंट पे P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये P पॉइंट है, इसका सेपरेशन R1 है। कितना आएगा, ठीक बात, E1 आ जाएगा। कितना आएगा, ये आ जाएगा E1। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा E2, और ये आएगा कितना, एक मिनट में राइटिंग थोड़ी सी नीट एंड क्लीन रखना चाह रहा हूँ, जैसे कि नोट्स आपके सही बने। ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो गया, और ये E3 हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा बेटा E4। क्या हो जाएगा, E4। हालांकि आप इससे ज़्यादा भी चार्जेस ले सकते हो, बट मोस्टली हम लोग 3-4 चार्जेस के लिए ही स्टैंडर्ड टर्म्स पे इसको डिफाइन करते हैं। अब इसको निकालो, वैल्यू क्या होगी, अगर आपको निकालना है कितनी वैल्यू की, फॉर्मूला पता है ना आपको, कैसे निकालते हैं, K कौन सा चार्ज है, Q1, और इसका सेपरेशन कितना है, R1, तो ये R1 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल लिया है, क्या है, ये वाला पार्ट, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो R1 कैप है ये स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो E2 कितना होगा बेटा, E2 हो जाएगा K Q2 हो जाएगा, ये Q2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम रख देंगे R2 का कैप। मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया है। मैंने आपको बताया था ना वेक्टर चैप्टर में, ये आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होता है तो हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, KQ3 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, प्लस KQ3 अपॉन में R3, और ये इसका मैग्नीट्यूड, और इसको डायरेक्शन बताने के लिए R3 कैप को हम लोग यूज़ करेंगे, विच इज़ यूनिट वेक्टर। लास्ट में बचेगा हमारे पास एक और, विच इज़ KQ4, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, R4 का स्क्वायर, यहाँ R3 नहीं लिखा है मैंने, तो ये R3 का स्क्वायर कर दो आप यहाँ पे, R3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R4 का स्क्वायर। ठीक बात है, और यहाँ पे हम रखेंगे इसका यूनिट वेक्टर, विच इज़ R4 का कैप हो जाएगा। ठीक है, इनको हमने वैल्यूज़ भी निकाल के रख दिया। अब इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं नॉर्मली हमने देखा है, हम उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। क्या रीज़न है, रीज़न कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। ठीक है, एक बच्चे ने किया होगा तो सारे टीचर भी करने लगे, ये एक टीचर ने किया होगा तो सारे टीचर भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगे। रीज़न कोई थोड़ी होता है। ठीक बात है, ये हो गया क्लियर। अब आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अगर सारे सेम चार्जेस होंगे तो आप कॉमन ले सकते हो, बस ये आपको याद रखना है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सारे चार्जेस की वजह से अलग अलग निकालो, उसको हम लोग इंडिविजुअल फील्ड बोलते हैं। E1 निकाल लो, E2 निकाल लो, E3 और E4, फिर उनको वेक्टोरियली क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, चलो, क्योंकि वेक्टोरियली ऐड इसलिए करना पड़ेगा, वेक्टर क्वान्टिटी। अब बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है काफ़ी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 कूलम। ऑलराइट, सो ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे अपन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। मेरे पास क्या करना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अगर हम इसको देखें तो ये बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो ये बहुत सिंपल है। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। कभी कभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा आपको, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देगा। तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। किसकी वजह से चाहिए, 5 माइक्रोकूलम की वजह से चाहिए है 80 सेंटीमीटर। रखो, बनाओ इसको। ये बेटा 5 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है,
और ये आपका 80 सेंटीमीटर पे क्या है, लोकेटेड है पॉइंट एक हमारे पास, विच इज़ पी पॉइंट है ये। ठीक है, ये पी पॉइंट है, मान लो इसको। हमें इस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, यहीं पे सॉल्व करो। E इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है K, ठीक है, वेक्टर नहीं लगाते अभी हम लोग, मैग्नीट्यूड निकाल। E इक्वल्स टू क्या होता है, K Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, Q कितना होगा, K की वैल्यू 9 × 10⁹, और Q कितना होगा बेटा, Q होगा 5 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6, ये लिख भी लो आप। 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलम। ये बेसिक सफिक्स हैं, कभी कभी याद नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन इनको नोट होना चाहिए, ये आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। डिवाइड में क्या करेंगे इसको, 80 इंटू, मैं वही जो पावर वाला एक्सप्रेशन यूज़ करता हूँ, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास E इक्वल्स टू 45, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 45 हो गया। ये कितना होगा, ये प्लस का पावर है 9 और ये माइनस का है 6, तो ये हो जाएगा बेटा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 80 × 80 और ये पावर हो जाएगी -4, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, किसी भी पावर का स्क्वायर करते हैं तो डबल हो जाती है। ठीक बात है, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि टिल्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। ओ, ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना हो जाएगा 45 × 10⁻³ हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया 80 × 80 और कहीं ना कहीं ये हो गया 10⁻⁻⁴। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे, या फिर यहीं पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा और बैलेंस करेंगे इसको। यहाँ पे आप देखो, ये E हो गया कितना 45 × 10⁻³ और नीचे कितना हो गया बेटा, ये अगर मैं इसको और क्लियर तरीके से लिख दूँ तो जाएगा 64 × 10⁻² और ये हो जाएगा -4। मैं बहुत बेसिक तरीका यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको यूज़ नहीं करना है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपना मेथड यूज़ करोगे। कैलकुलेशन क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है, वो मैं ऐसे कर रहा हूँ, कोई बच्चा किसी और तरीके से करेगा, हमें बस आंसर निकालना है। अगर बहुत छोटा क्वेश्चन है, जब हम MCQs की बात कर रहे हैं या फिर एग्जाम में आप बैठे हो, तो फिर आंसर इंपॉर्टेंट है ना, मेथड थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बहुत छोटा मेथड होगा वो आप यूज़ करोगे और वो प्रैक्टिस से आएगा। तो ये E आ जाएगा कितना 45 × 10⁻³ और ये यहाँ पे नीचे देखो 64, ये कितना आया, इसको हम करेंगे ऐड, ये हो जाएगा बेटा -2। इसको नेक्स्ट लाइन में ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 45/64 और ये हो जाएगा 10⁻⁵, क्योंकि ये -2 था, ऊपर जाके 5 हो जाएगा। अब डिवाइड करना आपका काम है, ठीक बात है, डिवाइड करना आपका काम है, डिवाइड कर लेना और आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम। ये इसका बेसिक तरीका है, ठीक बात है, इतना समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, कुछ बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें भी डिस्कस की है और क्वेश्चन कराया, इसको नोट करो पहले। ऑल राइट, सो ये एक क्वेश्चन हमने किया है, थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। आई थिंक मैं कंटिन्यूएशन में दूसरा लेक्चर डालूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो क्वेश्चंस होंगे सुपरपोजिशन वाले, वो उसी के कंटिन्यूएशन में एक मैं लेक्चर ऐड करूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम है और इसी वजह से इस लेक्चर को यहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो सब मैंने आपको बताया। चार्ज कैसे बिहेव करता है वो अपन ने समझा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी हमने समझा है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि इन लेक्चर्स की सीरीज़ से किसी और बच्चे की भी हेल्प हो सकती है तो आप क्या करिए, टेलीग्राम में या जहाँ पे भी आप बच्चे से कनेक्टेड है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी ग्रुप्स में कनेक्टेड है, शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, जिससे कि ये जो लेक्चर्स हैं इसका बेनिफिट आपके साथ साथ में आपके फ्रेंड्स वगैरह भी उसको अवेल कर पाएँ। ठीक बात है, आज के लिए रखेंगे इतना ही और मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, विच इज़
एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो अच्छी बुक्स हैं उनसे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या फिर डाउट डिस्कशन वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर and have a nice day. All the best.